नाउ लेट अस सी एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है कि इसके अंदर जो व्हाइट कलर्स की लाइट होती है डिस्पर्स होती है रेड और वोयलेट कलर में, आप उनके डेविएशन, जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ किसका? रेड कलर के डेविएशन का और वोयलेट कलर के। यू नो वेरी वेल, डायग्राम में आपको पता है एक व्हाइट लाइट है, इस तरह से क्या होता है, ये रेड कलर होता है सबसे ऊपर और ये वोयलेट, और ये क्या होता है, नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं। ठीक है, सॉरी नॉर्मल कह रहा हूं, इमरजेंट इंसिडेंट रे के साथ इसका एंगल कितना होगा? डेल्टा आर, और इसका एंगल कितना होगा? डेल्टा। ये आपके इमेज करना पड़ेगा आपको कि जो रेड कलर है वो भी इमरजेंट रे है और वोयलेट कलर की जो लाइट है वो भी इमरजेंट रे है। इमरजेंट रे इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेविएशन, डेविएटेड एंगल। दिस इज डेल्टा आर, दिस इज डेल्टा बी, दिस इज फॉर वोयलेट। और इनका जो डिफरेंस होगा, डेल्टा बी में से डेल्टा आर को माइनस कर दीजिए, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। ये डायग्राम के थ्रू समझाया। नाउ वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो आर के लिए क्या होगा? रेड कलर के लिए डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 ए, और डेल्टा बी के लिए क्या होगा? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए। बाय स्टेटमेंट क्या करेंगे? दोनों का डिफरेंस लेंगे, डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। डेल्टा बी की वैल्यू क्या होगी? म्यू बी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। सॉल्व करिए इसको। डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर क्या हो जाएगा? म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए। सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनके डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है ये, इसको ध्यान रखिए। ओके, इसके बाद जो बात मैं आपको कह रहा था वो देखिए। जैसे ये प्रिज्म है, रेड कलर, वोयलेट कलर, अलग अलग इनके डेविएशन, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इनका, है ना? अलग अलग क्यों? अलग अलग क्यों? यहाँ पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर फोकल लेंथ भी अलग अलग हो जाएगी अगर ये लाइट लेंस वेंस में से पास होती है। लैम्डा इनका अलग अलग पहले से, वेवलेंथ भी अलग अलग। आगे जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड के लिए करने पड़ेंगे, और वो क्या है? TIR के क्वेश्चन होते हैं। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? उसमें आपने कोई लाइट डाल दी इसमें, ये लाइट डाल दी इसमें, ये नॉर्मल बना दिया। ये लाइट तीन काम कर सकते हैं, यहां पे तीन केस हो सकते हैं। या तो ये इसके अंदर एंटर करेगी, या ग्रेजिंग करती हुई इसके ऊपर सरफेस पर चलेगी, या फिर जैसे ही टकराई है टकरा के रिफ्लेक्शन कर जाएगी। ये तीन केस बनेंगे, और ये डिपेंड किस पे करता है? क्रिटिकल एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई। ये फार्मूला पता है ना? म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई। अगर म्यू की वैल्यू आपको दे दी जाए तो आप क्या पता लगा सकते हो कि कितने एंगल से मैं इस लाइट को डाल लूं कि वो रिफ्लेक्शन कर जाए, या फिर रिफ्रैक्शन कर जाए, या फिर ग्रेजिंग कर जाए। सोचकर देखिए, म्यू की वैल्यू कितनी करी जाए? म्यू की वैल्यू 2 पुट करना, क्या आ जाएगा? आईसी कितना आ जाएगा बताइए? 30 डिग्री। क्या मतलब है इस 30 डिग्री? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, आईसी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस प्रिज्म का आपको म्यू मिल चुका है। म्यू कितना है? 2, और क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री। व्हाट डज इट मीन्स? क्या मतलब है इस 30 डिग्री और 2 का? आईसी की वैल्यू 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री से ज्यादा हुआ तो इंसिडेंट एंगल ये,
ये 40 डिग्री हुआ तो क्या होगा? TIR अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये लाइट अंदर नहीं जाएगी, ना ग्रेजिंग करेगी, ये लाइट क्या हो जाएगी? अगर ये लाइट 40 डिग्री से एंटर करती है तो क्या होगा? इस तरह से ये पाथ होगा इसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यही होगा। कोई डाउट नहीं? अगर कम हुआ तो 25 डिग्री हुआ तो ये अंदर चली जाएगी। अगर 30 हुआ तो फिर ग्रेज करती हुई चलेगी B to A इस सरफेस। यही मतलब है इसका। आपने म्यू को तो आईसी से पढ़ लिया, आई की वैल्यू कम भी हो सकती है आईसी से और आई की वैल्यू ज्यादा। अगर म्यू की वैल्यू दे दी जाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से कम है, अब क्या होगा? TIR होगा या नहीं? फार्मूला आपके पास है, बट अब आपको कैसे स्टडी करना है? म्यू से स्टडी करना आना चाहिए। आई से तो आपने कर दिया, आईसी से कम है, आईसी से ज्यादा है, तो आप ये बना दो, ये वाला केस होगा, रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा या ग्रेजिंग होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको म्यू पता लग जाए तो हर लाइट की वेवलेंथ अलग अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग बन जाएगा उसका। वेवलेंथ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको मिल चुका है ना, जैसे एनर्जी का मास से रिलेशन आपको पता था, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 2 कर दे तो जो लाइट एंटर कर रहे हैं TIR होगा या नहीं होगा? बताइए, नहीं समझे? ये देखिए, इफ I इज लेस देन IC क्या होगा? I इज लेस देन IC, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन। लेकिन IC और I म्यू के क्या है? रेसिप्रोकल, इसमें उल्टा हो जाएगा। अगर म्यू आपका म्यू सी लगा लेते हैं इसको म्यू सी नाम दे, तो ये एक ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, इससे कम ज्यादा और इक्वल है तो तब भी हम TIR जनरेट कर लेंगे अपने। तो अगर म्यू की वैल्यू म्यू सी से कम है तो क्या होगा? इससे उल्टा करना, म्यू सी अभी भी जाता है, अब क्या होगा? बोलिए, इनइक्वालिटी का यूज करके जो रेसिप्रोकल के लिए बात थी वो इसके लिए तो नहीं होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो नहीं है। अगर इसमें अगर म्यू कम हुआ, म्यू सी ज्यादा हुआ तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यही होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर आप म्यू से नहीं कर सकते तो उसको आई और आईसी में ले जाना, यही तो कह रहा हूं। चलो इसको भी छोड़ो, अगर लैम्डा को लेकर आ गया, म्यू और लैम्डा क्या है आपस में? इनवर्सली। जो म्यू लेस के लिए काम कर रहा है वो लैम्डा ग्रेटर के लिए करेगा, यानी कि लैम्डा सी और लैम्डा। अगर लैम्डा ग्रेटर हुआ तो क्या होगा? समझे? थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप मैथमेटिक्स की इनइक्वालिटी का ध्यान रखकर करेंगे। देखो, आई से आईसी वाले में कोई डाउट नहीं, आईसी से अगर कम हुई आई की वैल्यू तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन। लेकिन म्यू के केस में क्या हो जाएगा? उल्टा केस पड़ेगी। म्यू अगर कम है, सॉरी हाँ, म्यू अगर कम है और म्यू से ज्यादा है तो TIR, और अगर ऐसे हुआ तो ये रिफ्रैक्शन को ही फॉलो करेगा, रिफ्रैक्शन को ही फॉलो करेगी ना ये कंडीशन अब। लेकिन म्यू की जगह अगर लैम्डा लगा दिया तो ये देखो 1 लैम्डा सी लेस देन 1 लैम्डा। उल्टा करिए इसको, क्या हो जाएगा? लैम्डा सी ग्रेटर देन लैम्डा। इनइक्वालिटी।
कुछ चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो कुछ इनवर्सली। इनवर्सली में क्या होता है, रिजल्ट बदल जाता है। जो आप आई और आईसी के लिए पढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूं कि इन फार्मूलों का यूज करके आप म्यू के लिए भी पढ़ना उनको, और वेवलेंथ लैम्डा के लिए भी पढ़ना, और फिर फोकल लेंथ के लिए भी पढ़ना। क्योंकि चारों को अगर लाइन में लेकर चलोगे तो ही आप इनके आंसर दे सकते हो। आई और आईसी के लिए आ गया क्वेश्चन तो सिंपल होगा वो, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर पूछ लिया तो मुश्किल बन जाएगा। ऐसा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर पूछ लिया तो मुश्किल बन जाएगा, वेवलेंथ देकर पूछ लिया तो और मुश्किल बन जाएगा। क्योंकि अगर वो आईसी को कंपेयर नहीं कर सकता म्यू से और लैम्डा से, वो आंसर नहीं दे पाएगा। उसकी वैल्यू तो लैम्डा में पड़ी हुई है सारी क्वेश्चन के अंदर, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्म में पड़ी हुई है, तो वो क्रिटिकल एंगल से कैसे दे सकता है? क्रिटिकल एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना आना चाहिए। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इससे कम और ज्यादा वैल्यू होगी तो क्या होगा, TIR, ग्रेजिंग या रिफ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। तो वो स्टडी करना आना चाहिए। अभी तक आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है, लेकिन अगर आपको आई और आईसी आ गया तो क्या कर सकते हो आप, म्यू और म्यू सी के लिए पढ़ सकते हो, लैम्डा और लैम्डा सी के लिए भी पढ़ सकते हो। फोकल लेंथ का भी पता लग जाएगा। कहने का मतलब है जरूरी नहीं है ऐसे लाइट, ये रेड कलर की लाइट है, ठीक है, और इसी तरह से आपने एक ग्रीन कलर की लाइट भी भेज दी, तो जरूरी नहीं है दोनों इसके अंदर से पार हो जाएंगे। कोई पार होगी तो कोई रिफ्लेक्शन भी हो जाएगी। वो डिपेंड करता है इनके क्रिटिकल एंगल पर। क्रिटिकल एंगल बदल जाएगा इनका, कोई क्रिटिकल एंगल किसी का कुछ होगा और किसी का कुछ होगा। यस और नो? इंसिडेंट एंगल अलग हो गया, वेवलेंथ अलग है इसकी, तो क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल भले ही से वेवलेंथ अलग अलग है, वेवलेंथ अलग अलग होने का क्या मतलब होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने का मतलब क्या, क्रिटिकल एंगल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कलर की लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है, और अलग अलग वेवलेंथ से आपको ये TIR टॉपिक भी करना है। ठीक है, तो इन चारों रिलेशंस को अच्छे तरीके से करना।